हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए क्लास में। यूनिट नंबर 2 बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है जो कि एग्जाम के कॉन्सेप्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े मार्क्स के क्वेश्चन को कंटेंट करता है। टाइटल है इसका जूल कैल्विन या जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक, थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ जूल कैल्विन और जूल थॉमसन इफेक्ट। थ्रोटलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है इसको। इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है आपको। क्या चीज है ये जानेंगे, क्या प्रोसेस है इसका ये जानेंगे, और दो डिफरेंट टाइप के गैसेस के लिए, अलग अलग टाइप के गैसेस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट कैसे डिफाइन करता है उस चीज को जानेंगे। सिलेबस में लिखा है जूल थॉमसन इफेक्ट, बट कहीं कहीं इसको जूल कैल्विन इफेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि थॉमसन को कैल्विन के नाम से भी जाना जाता था। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जूल थॉमसन जूल कैल्विन इट्स अ सेम। होता क्या है, क्या चीज है, उस चीज को अंडरस्टैंड करें। थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये क्लास और लेंथ भी थोड़ा सा इसमें रहेगा क्योंकि पूरा पूरा कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप केवल पास होने के दृष्टिकोण से हैं तो आप ना देखें इस वीडियो को। जूल थॉमसन इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बनानी है तब आप इस पे टाइम स्पेंड करें, वरना आप अपना समय कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है, क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जब आप किसी गैस को दो टाइप के प्रेशर डिफरेंस वाले एरिया में किसी एक छोटे स्लॉट से गुजारते हैं। पहले चलिए पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा है। जब किसी गैस को हायर टेम्परेचर उच्च दाब के क्षेत्र से उष्मारोधी पोरस प्लग, जो सरंध्र डाट या थ्रोट्स ऐसा कहा जाता है, कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए इस तरह से एक ये जालीदार कोई अवरोध है जिससे गैस पास हो सकती है, जालीदार है, लेकिन जब इसमें गुजरते समय उसमें ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरफ गैस का प्रेशर कुछ अलग है, इस तरफ गैस का प्रेशर कुछ अलग है। ठीक, सपोज जनरली केस में हम ले लेते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, हायर टेम्परेचर, तो सॉरी हायर प्रेशर। तो जब किसी गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से उष्मारोधी पोरस प्लग सरंध्र मतलब इसमें छोटा सा एक पास होने का एरिया है, वहां से गैस को जब गुजारते हैं आप, यहां से हायर प्रेशर के एरिया से लोअर प्रेशर की ओर जब भेजते हैं तो गैस के टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। ठीक है, इस तरफ जो उसका टेम्परेचर था उसमें चेंज आ जाता है। अब ये दो तरीके से होगा, या तो गैस कूल होगा, ठंडा होगा, या तो गैस गर्म हो जाएगा। तो बिहेवियर डिपेंड करता है टाइप ऑफ गैस पे। इस प्रभाव को ही क्या कहा जाता है जी, जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल कैल्विन इफेक्ट कहा जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि गैस को किसी ऐसे पोरस प्लग या सरंध्र डॉट या थ्रोटल से गुजारा जाए जो कि उष्मारोधी हो, तो गैस को यदि उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर ट्रांसफर किया जाता है तो उस कंडीशन में गैस का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, कमी या बढ़ोतरी, वो आगे डीप एनालिसिस में समझ में आएगा। तो मेन कंसेप्ट तो ये है। ठीक, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या चीज है और क्या इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ओके, तो इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को चालू करते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है और ओवरऑल प्रेशर के कंडीशन में यहाँ पे एक कंसेप्ट लेके चला जाता है कि एंथैल्पी या टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है इस प्रोसेस में। ठीक, स्टार्ट आपको यहीं से करना है कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। कैसे कांस्टेंट रहती है उसका जस्टिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, बट स्टार्ट लिखने का यहाँ से चालू करना है एंथैल्पी के कांस्टेंट को लेते हुए। ठीक, तो थ्रॉटलिंग या गैस को जो पास कराने की प्रक्रिया है उस कारण गैस का विस्तार होता है, फैलाव होगा, हायर प्रेशर वाले एरिया से वो लो प्रेशर वाले एरिया में जाता है। तो यद्यपि छिद्रित प्लग के दोनों ओर के दाब का अंतर होता है, दोनों ओर, ये वही सब लिखा है, छिद्रित प्लग के दोनों ओर प्रेशर का डिफरेंस होता है, दाब का। इस प्रक्रिया में गैस की एंथैल्पी H कांस्टेंट होती है। ठीक, तो H का नियत रहना ही इस प्रक्रिया की आवश्यक शर्त है। तो उस सिस्टम में यदि एंथैल्पी कांस्टेंट नहीं है तो आप जूल थॉमसन इफेक्ट परफॉर्म
नहीं कर सकते। कैसे कांस्टेंट रहता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसे इस आंसर में ऐड नहीं करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आप जरूर रखिए। मान लीजिए ये वाटर है, यहाँ पे P1 है प्रेशर, यहाँ पे P2 है। फर्स्ट में वॉल्यूम V1 था और बढ़ के वॉल्यूम V2 हो जाएगा। ये पोरस प्लग है जहां से गैस का ट्रांसफॉर्मेशन होना है। ठीक, उष्मारोधी है, कोई बाहर से हीट वगैरह यहाँ को नहीं देते हैं। तो मान लीजिए जब आप गैस को यहां से गुजारना है, आपको यहां से गुजारना है, ठीक, और मान लेते हैं कि यहाँ पे कैसे गुजारेंगे, तो एक पिस्टन का कंसेप्ट लगा हुआ है, मान लेते हैं इस तरह से, ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर भी पिस्टन है इस तरह से। तो गैस को इस प्लग से इस तरफ भेजना है तो इस पिस्टन को आप दबाएंगे, ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे तो गैस इस थ्रोटल एरिया को, छिद्र को पार करके इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा तो इस पिस्टन को पीछे धकेलेगा, इस तरफ के पिस्टन को, इस तरफ के पिस्टन को पीछे धकेलेगा। तो सिंपल है, फर्स्ट केस में वर्क W1 होगा, ठीक। वॉल्यूम आप जो यूज करेंगे इंटीग्रल के फॉर्म में P1 dV, वॉल्यूम में जो चेंज होगा तो क्या होगा, वैल्यू आपको मिलेगी -P1 V1, क्योंकि वॉल्यूम क्या था, V1 पे है इस कंडीशन पे नॉर्मली। और माइनस क्यों है, क्योंकि गैस के ऊपर काम कर रहे हो आप, पिस्टन को दबा रहे हो, पिस्टन को दबा रहे हो। इस एरिया में क्या वर्क होगा, W2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, P2 V2, क्योंकि प्रेशर हो जाएगा P2 और वॉल्यूम कहां पे पहुंच जाएगा, V2 पे पहुंच जाएगा। ठीक, तो कितना बाह्य कार्य टोटल किया गया, टोटल वर्क कितना होगा, W1 प्लस W2, टोटल कितना वर्क हुआ इसमें, एक्सटर्नल वर्क, तो आपको मिलने वाला है P2 V2 माइनस P1 V1, क्योंकि ये माइनस में था, ऐसा मिलेगा। अब बिकॉज हम यहाँ पर जो पोरस प्लग ले रहे हैं, जो थ्रॉटल ले रहे हैं, वो उष्मारोधी है, बाहर से कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो जो चेंज होगा उसके इंटरनल एनर्जी पे होगा। तो ये गैस की आंतरिक ऊर्जा du में जो चेंज होगा तो U2 माइनस U1, पहले इंटरनल एनर्जी U1 होगी फिर U2 होगा। और चूंकि यहाँ पे उष्मारोधी लिए हो इसलिए डेल Q इज इक्वल टू 0 या dQ इज इक्वल टू 0। और बिकॉज हम लोग जानते हैं कि dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, और dQ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो dQ हमारा 0 है। तो फाइनली यू हैव डेल U, क्योंकि ये 0 हो गया, इज इक्वल टू यहां पर dW, ठीक, माइनस और डेल W, क्योंकि ये 0 हो गया, डेल Q 0 है, ये मिलेगा आपको। अब बिकॉज ये क्या है, डेल U हमारा माइनस U2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल W, आपने क्या निकाला है, P2 V2 माइनस P1 V1, ये मिला है आपको। और फाइनली जब इसको आप सेटअप करेंगे, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 उस तरफ चले जाएगा तो U2 प्लस P2 V2। तो ये एक्सप्रेशन अपने आप में क्या मिल गया, कांस्टेंट, कि P1 V1 प्लस U1, P2 V2 प्लस U2, P3 V3 प्लस U3, इट्स ऑल कंडीशन कांस्टेंट है। अगर इस तरह का कंडीशन आपने लिया है कि एक सरंध्र डॉट से गैस को ट्रांसफर कर रहे हैं जो उष्मारोधी है, क्योंकि डेल Q इज इक्वल टू 0 है, और हम लोग जानते हैं कि ये जो U प्लस PV होता है, जो कांस्टेंट जनरल फॉर्म में कांस्टेंट आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी H। तो यही इस पर्टिकुलर प्रोसेस का बेसिक नेचर है कि इस कंडीशन में आपकी एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये उसका जस्टिफिकेशन है, ये लिख के नहीं आना है आपको, ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि ये बेसिक शर्त है इसका, और प्रूफ यहाँ पे है ना, आपको अगर डायरेक्ट रटने ना पड़े करके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब चूंकि बेसिक शर्त ये रह गई कि जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए एंथैल्पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो U प्लस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेट्स डिफाइन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म, तो डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस PdV प्लस VdP इज इक्वल टू कांस्टेंट था तो 0, हमने इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखा। ऐसे ही करेंगे, ये सिंगल फंक्शन है, डबल फंक्शन है तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। अब आगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल dQ इज इक्वल टू du प्लस PdV, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dQ इज इक्वल टू TdS। तो फाइनली TdS प्लस du प्लस PdV
और यहाँ पे आप du की वैल्यू जब पुट करेंगे, यहाँ पे du की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलने वाला है TdS माइनस PdV, और PdV कटेगा, बचेगा TdS और ये वाला टर्म VdP। तो फाइनली DH इज इक्वल टू TdS प्लस VdP इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब बिकॉज यहाँ पे एंट्रोपी इंक्लूडेड फंक्शन है, तो फिर से हमारा मेथड उसी तरीके से चलेगा कि एंट्रोपी S को प्रेशर P और टेम्परेचर T का फलन लेते हुए एग्जैक्ट डिफरेंशियल परफॉर्म करेंगे, S is equal to SPT। And finally you have ds del s upon del t p dt plus del s upon del p t dp, क्योंकि p और t का फंक्शन है। अब समीकरण 1 में हम ds के मान को रख देते हैं। इस समीकरण 1 में ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का ds का मान है उसे रखेंगे। सो हियर यू हैव अ t and complete the value of the ds, then plus vdp is equal to 0। ओके, फाइनली थोड़ा सा सेटअप करिए। t का मल्टीप्लीकेशन होगा टर्म्स के साथ, और थोड़ी सी चीजें आप ध्यान दीजिए। t डेल एस अपॉन डेल टी p dt ये वाला टर्म हो गया, प्लस t डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस v, और dp दोनों में था तो dp बाहर ले ली यहाँ पे, dp इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, सॉरी आउट ऑफ द ब्रैकेट हो गया, इज इक्वल टू 0। हम चूंकि जानते हैं जी, ये पहले एक्सप्रेशन में हम लोगों ने सॉल्व किए, जानते हैं कि Cp इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और उससे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग T डेल एस अपॉन डेल पी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये आपका Cp है, ठीक है, ये वाला टर्म आपका, ठीक। तो जरा देखें आगे चल के, ये टर्म आपको मिला कि Cp dt आपके पास ऑलरेडी था यहाँ पर, ये देखिए dt यहाँ पर है ये वाले टर्म पे। Cp dt इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल टू 0 था और उस टर्म को पूरा पूरा उधर लेके गए आप, माइनस t डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस v ब्रैकेट में dp माइनस, ठीक है, माइनस साइन के साथ इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में हम लोग मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन का यूज करेंगे। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन की हम जानते हैं कि डेल एस अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी। तो पुट कर देंगे यहाँ पर, और माइनस साइन बाहर था, और डेल एस अपॉन डेल पी टी के जगह डेल वी अपॉन डेल टी पी पुट आउट करेंगे तो टी ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला वी वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू, तो फाइनली डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी डी पी, इक्वेशन नंबर 3। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ये जो डेल टी, ये जो ऑपरेटर डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी का जो ऑपरेटर बनता है इसको जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट बोलते हैं। चेंज द टेम्परेचर एज कंपेयर टू प्रेशर व्हेन एंथैल्पी आर कांस्टेंट, तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी। दिस इज योर इक्वेशन 3a। दिस इज द मेन इक्वेशन। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द जूल थॉम्सन टेम्परेचर डिफरेंस सिचुएशन। और इस एक्सप्रेशन में वो टर्म्स आए हैं जो मेजरेबल हैं, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो इक्वेशन नंबर 3 आपको जनरलाइज वे में जानकारी देगा कि कैसे एक हायर प्रेशर वाले एरिया से गैस को लोअर प्रेशर वाले एरिया में ट्रांसफर करने से कैसे टेम्परेचर में चेंजेस होता है। तो इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं, इक्वेशन नंबर 3। और म्यू किसे कहेंगे, तो डेल टी अपॉन डेल पी जो जूल थॉम्सन गुणांक म्यू है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि प्रूव दैट म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी ब्रैकेट में टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी। तो उस चीज को भी ध्यान रखें। रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला डिफाइन करते हैं हम लोग। इस फॉर्मूले नंबर 3 पे जो चीज आया है डेल वी अपॉन डेल टी पी, उसे अल्फा वी मान लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक केवल कंसेप्ट है। अल्फा को वॉल्यूम एक्सप्रेशन गुणांक कहा जाता है। तो इस एक्सप्रेशन में डेल वी अपॉन डेल टी पी को अल्फा वी से डिफाइन किया गया है, अल्फा वी। तो देखिए जरा, अल्फा वी आप जैसे पुट आउट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी पी, और उससे वो ले जाके जब वहां पे रख देंगे इस एक्सप्रेशन में तो वी बाहर हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 3 में वी यहाँ पर भी आएगा और अल्फा ये टी अपने जगह पे है, -1 वी बाहर और डीपी। तो फाइनली यू हैव अ, आपका इक्वेशन नंबर 3 इस तरह से बदल जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू वी सी पी अल्फा टी -1 डीपी। अल्फा है क्या चीज जी, आयतन वृद्धि गुणांक किसी भी गैस के लिए। तो इस एक्सप्रेशन को
मतलब चाहे इस एक्सप्रेशन को या जो समीकरण 3 जो आया है उसको हम लोग जूल थॉमसन प्रभाव में ताप परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला समीकरण कहते हैं। जहां डीपी क्या है आपका, तो डीपी जो है पोरस प्लग पर दाब में कमी को प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे डीपी हमेशा कमी को ही प्रदर्शित करेगा, क्योंकि आप जो गैस को ट्रांसफर कर रहे हो तो हायर प्रेशर वाले एरिया से लोअर प्रेशर वाले एरिया में आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गैस के ट्रांसफर होने में जो डीपी है वो हमेशा नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा, कमी को प्रदर्शित करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। प्रायोगिक रूप से भी ये चीज को चेक किया गया कि डीपी में सदैव वैल्यू क्या आती है जी, नेगेटिव में ही आती है। जब प्रैक्टिकली इस चीज को लैब में भी चेक किया गया है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। अब आपको इस रिजल्ट्स को जानना है कि ये किस तरह से काम करता है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 इन द अल्फा फॉर्म, और बेसिक फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास ऑलरेडी है, और जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3a ये भी है हमारे पास। ठीक, तो थोड़े से रिजल्ट पे बात करते हैं मैथमेटिकली। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस इक्वेशन में यदि अल्फा टी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, अल्फा टी माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा टी माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव है, या फिर कहें कि अल्फा टी की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, अल्फा टी की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, तो डेल्टा टी मतलब ये dt, ये dt आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्यों नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ले रहे हो आप, लेकिन dp सदैव नेगेटिव होगा। प्रैक्टिकली भी इस चीज को चेक किया गया है, जाना गया है कि दाब में परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होता है। तो ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव, तो फाइनली आउटपुट आपको मिलेगा नेगेटिव। तो उन कंडीशन के लिए जब अल्फा टी माइनस 1 इज पॉजिटिव है या अल्फा टी इज ग्रेटर देन 1 है, तब के कंडीशन में डेल्टी dt का मान माइनस होगा, और वो माइनस है इसलिए किस प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, शीतलन प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। मतलब जिन गैसों के लिए अल्फा टी माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव है वो पोरस प्लग से या सरेंद्र डॉट से गुजारे जाने पर ठंडे होंगे, वो शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। ठीक, और आगे देखते हैं हीटिंग इफेक्ट कब होगा, जब इसी एक्सप्रेशन में आपके अल्फा टी माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब अल्फा टी की वैल्यू लेस देन 1 है, और तब के कंडीशन में अल्फा टी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू नेगेटिव आई, लेकिन डीपी भी ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो प्लस होने के बाद डीटी भी प्लस, मतलब प्लस आया डीटी के मान, मतलब गर्म होगा, ताप होगा, बढ़ेगा। हाइड्रोजन हीलियम ऐसे गैस हैं जो कि तापन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जब आप उसे सरेंद्र डॉट से गुजारते हैं तो उसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, ये चीज। और यदि अल्फा टी माइनस 1 की वैल्यू 0 है तो dt की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब अल्फा टी की वैल्यू यदि 1 है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इस एक्सप्रेशन में यदि इसकी वैल्यू 0 है, कब होगी 0, यदि अल्फा टी की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0, मतलब dt इज इक्वल टू 0, मतलब ना तो शीतलन होगा और ना ही तापन होगा, मतलब नथिंग कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट आर अकरिंग। तो ये रिजल्ट्स हैं बेसिक, 3 रिजल्ट। तो अगर आपसे कहा जाए कि जूल थॉमसन इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट के आधार पे उष्मागतिकी शीतलन और तापन गैस के नियम को समझाइए, तो यहां तक बना के आना है, यहां तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका होगा कि जूल थॉमसन इफेक्ट के आधार पे आप किसी सरेंद्र डॉट से गुजारे जाने पे गैस के हीटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि जूल थॉमसन इफेक्ट के थ्रू कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट को आइडियल गैस और रियल गैस के लिए एक्सप्लेन करिए, तो फिर इसको आगे चल के भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो मेन इक्वेशन तो ये हो गया स्टूडेंट, जो इक्वेशन नंबर 3 आया है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट्स के टर्म में इक्वेशन नंबर 3a आया है, और अल्फा वॉल्यूम कोई एक्सप्रेशन वॉल्यूम एक्सटेंशन कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में ये वाला इक्वेशन आया है आपका, और इस पे रिजल्ट जो 3 हमने डिस्कस किए 1 1 2 और 3 यहाँ पर है। अब हम इन्हीं रिलेशंस को हमारे अलग-अलग दोनों ही टाइप के गैस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होगा इसे समझें। चूंकि आदर्श गैस की अवस्था समीकरण PV इज इक्वल टू RT, स्थिर दाब पर क्या होगा, P डेल V R dt, पहले भी किए हैं, डेल V अपॉन डेल टी पी R अपॉन P मिलेगा, दोनों पक्षों में T का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और फिर से आदर्श गैस इक्वेशन का यूज करेंगे कि RT अपॉन P का मतलब तो V होता है।
तो फाइनली जब आप अपने इक्वेशन नंबर 3 में इस एक्सप्रेशन में t del v अपॉन del t p के वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ मिलने वाला है v, और v माइनस v कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। फाइनली dt इज इक्वल टू 0। मतलब आदर्श गैस जो है जूल थॉमसन इफेक्ट को प्रदर्शित नहीं करते। सिंपल सी बात है, उसमें कोई हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। क्या कारण है उसका? मतलब यहाँ पे देखिए dt इज इक्वल टू 0 कहें या फिर म्यू इज इक्वल टू 0, तो आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है, क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण शून्य होता है, कोई इंटरेक्शन, इसलिए इंटरनल एनर्जी का कोई कंसेप्ट वहां पे चेंज के फॉर्म में नहीं होता। गैस की संपूर्ण ऊर्जा केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है, जो कि ताप पर निर्भर करती है। इस कारण से जो आइडियल गैस होते हैं वो जूल थॉमसन इफेक्ट को फॉलो नहीं करते। कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है इस चीज को समझिए। चूंकि हम एक ऐसे दीवार से गैस को पार करते हैं जो कि उष्मारोधी है, रुद्धोष्म वक्र है, ठीक। तो रुद्धोष्म एरिया से गैस को आप ट्रांसफर करते हो और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में टक्कर होगा। आप हायर प्रेशर एरिया से आप उसको लोअर प्रेशर एरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो चूंकि बाहर से कोई हीट नहीं आनी है, तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो एनर्जी प्राप्त करेंगे अपनी आंतरिक ऊर्जा से। तो आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार की रहती है? गैस की अंतर आणविक टक्कर से, मॉलिक्यूलर बॉन्डेड से, ये सबसे वो इंटरनल एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो जब गैस एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर होता है, तो जो उसके लिए जो कार्य करना पड़ता है वो एनर्जी कहाँ से लेता है? गैस की इंटरनल एनर्जी से लेता है। तो इंटरनल एनर्जी का ही यूज करके गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो भाई इंटरनल एनर्जी में क्या हो गई? कमी आ गई। इसलिए सामान्यतः गैसेस जो हैं अपने कूलिंग इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। पहले जिस टेम्परेचर पे थे उससे वो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा को ही इस प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया। आदर्श गैस की कंडीशन में ऐसा नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं है, उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है। जो भी इंटरनल एनर्जी रहती है उनकी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहती है। आइडियली वो बिहेव करते हैं। तो चूंकि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा इस कंडीशन में, इसलिए वो जूल थॉमसन इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। बट प्रैक्टिकली आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता। आपको पता है इस तरह का गैस केवल थ्योरेटिकली है। अब हमें इसको वंडरवॉल गैस के कंसेप्ट में लेके चलना है। तो वंडरवॉल गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट के एनालिसिस के लिए आपको अपने इक्वेशन नंबर 3 को याद रखना पड़ेगा। वहां पे जो टर्म था उसकी ही वैल्यू हम पुट करेंगे निकाल के। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसी के वैल्यू हम निकाल के पुट करने वाले हैं। तो उसे कैसे ढूंढेंगे, निकालेंगे, उसको देखें। आइडियल गैस इक्वेशन से वंडरवॉल गैस के लिए तो देखिए जरा, ये वंडरवॉल गैस का इक्वेशन है। ब्रैकेट हटाएंगे, इस तरह से आपको मिलेगा। याद रखेंगे फिर से कांस्टेंट का कंसेप्ट है यहाँ पे। वंडरवॉल जो नियतांक ए और बी होते हैं बहुत छोटे क्वांटिटी होते हैं, तो ब्रैकेट में जो इनका मल्टीप्लीकेशन और उसका डिवाइड करोगे वी स्क्वायर से, तो ये भी बहुत छोटा होगा, इसलिए इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फाइनली यू हैव पीबी माइनस पीबी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी, ये आपको मिलेगा। इस एक्सप्रेशन में को टेम्परेचर टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तब जब पी आपका कांस्टेंट है, क्योंकि वही चीज हमको चाहिए वहां पर। इक्वेशन नंबर 3 में वही चीज की जरूरत है। तो पी डेल वी अपॉन डेल टी पी, ये आपने निकाला। ये बार बार आप इस चीज को ध्यान रखें कि ये देखिए स्टूडेंट, आपको डेल वी अपॉन डेल टी पी चाहिए। तो इसी को टारगेट करते हुए वहां पे डिफरेंशिएशन सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो भाई यहाँ पर आप उसको इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ये मिलेगा। इस ऑपरेटर को बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा। तो ये आर यहाँ पर है अपने पास, फिर इसको सेट आउट करके डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये आने वाला है। साथ ही जो एक एक्सप्रेशन होता है हमारा वंडरवॉल गैस इक्वेशन, वहां से सिंपल पी की वैल्यू अगर निकालें तो ये मिलेगा आपको, सिंपल पी की वैल्यू आर टी अपॉन वी माइनस बी ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन में जो निकल के आया है डेल वी अपॉन डेल टी पी में अगर पी की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये पूरा पूरा पी के वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। तो देखिए जरा, आर आर टी माइनस वी माइनस बी माइनस टू ए अपॉन वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर और ये माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर जुड़ के टू ए अपॉन वी स्क्वायर। देन फाइनली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सेटअप से आर वी माइनस बी, ये आर टी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। अब चूंकि
बी इज वेरी स्मॉल, तो वी माइनस बी की जगह आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं, वी ही लिख सकते हैं फिर से। तो यहाँ पे वी और नीचे के एक वी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a अपॉन वी, ये स्क्वायर हट गया है। और फाइनली यू हैव टी डेल वी अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू आर टी वी माइनस बी, ये वाला, और आर टी माइनस 2a अपॉन वी। ठीक है, ये वाला टर्म आ गया। हमने दोनों पक्षों में क्या किया जी, यहाँ पर t का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि वहां पे समीकरण 3 में इस एक्सप्रेशन की जरूरत है ना। यहाँ पे सिर्फ डेल वी अपॉन डेल टी पी था, तो दोनों पक्षों में t का मल्टीप्लाई किया, तो ये मिला आपको। और फाइनली आर टी को अगर आप कॉमन लोगे, आर टी को नीचे से कॉमन लोगे तो ये आर टी कैंसिल आउट होगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस 2a, और चूंकि कॉमन लिए हैं तो नीचे में यहाँ पर वी आर टी, ये वी आर टी आ गया। ठीक, इस एक्सप्रेशन को बाइनोमियल थ्योरम से अपन सेटअप करेंगे, तो नीचे वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो -1 पावर में, ये देखिए v माइनस बी 1 माइनस 2a वी आर टी के पावर -1, और बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड करते हुए हायर ऑर्डर टर्म को जब आप नेग्लेक्ट करेंगे तो यू हैव ओनली टू टर्म्स 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी, बाइनोमियल थ्योरम नेग्लेक्टिंग दी हायर पावर्स अप्लाइंग द बाइनोमियल थ्योरम। अब फाइनली v माइनस बी 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी, v माइनस बी को मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो v माइनस बी 1 के साथ, v माइनस बी इसके साथ, फिर से वही कंसेप्ट कि v माइनस बी बहुत छोटी राशि है इसलिए सिर्फ v लोगे, तो v लेंगे तो नीचे का ये v कट जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम वॉल्यूम टर्म इज कैंसल आउट बिकॉज v माइनस बी कंसिडर एज ओनली वॉल्यूम। फाइनली v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी, ठीक, और t डेल v अपॉन डेल टी पी, इस v को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस v हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 3 में जो टर्म था, ये है इक्वेशन नंबर 3 भी फिर से दोबारा लिख दिया है मैंने यहाँ पे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था कि डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी टी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी, इस पूरे की वैल्यू क्या मिली आपको, 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो पुट आउट कर देंगे यहाँ पे 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ये। तो फाइनली डी टी इज इक्वल टू डीपी अपॉन सीपी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ये आपके वॉन्डर वॉल गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट को शो आउट करेगा। अब यहाँ पे फिर से आप एनालिसिस करके बताएंगे कि कब कब वो टेम्परेचर ठंडा होगा, गर्म होगा, या कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, यदि 2a अपॉन आर टी माइनस बी जो है पॉजिटिव हो, या 2a माइनस आर टी बड़ा हो b से, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला टर्म पॉजिटिव आया, लेकिन डीपी तो नेगेटिव होता है, प्रायोगिक रूप से भी इस चीज को देखे हैं। तो उस कंडीशन में ये पूरा टर्म नेगेटिव आएगा, और मतलब dt भी नेगेटिव आएगा, मतलब कूलिंग होगा। मतलब 2a अपॉन आर टी की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, तब कूलिंग होगी। सिंपल से चीज। यदि 2a माइनस आर टी b से छोटा है, मतलब ये वाला टर्म यदि नेगेटिव आता है और dp भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव आए, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा, तो हीटिंग होगी। इस तरह से हमने लिख दिया। और यदि 2a माइनस आर टी आपका b के बराबर है, 2a माइनस आर टी बी के बराबर है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो होगा, और जीरो होगा तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो टर्म बार बार आ रहा है 2a अपॉन आर टी, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं टी से, और उसे कहा जाता है व्युत्क्रमण ताप, इन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है कि इससे थोड़ा भी आगे या पीछे होने पे आपको चेंजेस मिलते हैं, कि टी आई इज इक्वल टू जो आप निकाले हैं, जो एक स्पेसिफिक 2a अपॉन आर बी, ठीक। तो ये व्युत्क्रमण ताप है, इस ये बॉर्डर है उसका, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये इज इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू जो आया तब कोई चेंज नहीं था। थर्ड वाला देखिए कि t इज इक्वल टू जब आपका 2a अपॉन आर टी है, तो कोई ताप वगैरह कुछ नहीं होता। अब यदि 2a टी आई का वैल्यू, मतलब किसका, 2a अपॉन आर टी का वैल्यू, आर बी का वैल्यू थोड़ा सा भी ज्यादा है, या टी आई की वैल्यू थोड़ी सी भी कम है, तो अगर ज्यादा है तो कूलिंग होगी, कूलिंग इफेक्ट होगा, और अगर कम है तो हीटिंग होगी। ये देखिए, अगर ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब dt आपका पॉजिटिव, क्योंकि dp नेगेटिव है, ठीक। तो कूलिंग इफेक्ट होगा। तो चूंकि ये डिसाइड करता है, ये क्वांटिटी डिसाइड करता है कि कौन सा गैस कब कूल होगा, कौन ठंडा होगा। हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए 2a अपॉन आर बी
Ti इज इक्वल टू 2a अपॉन आर बी। देखो इसमें a और b क्या है, वंडर वाल कांस्टेंट है, और जो कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होता है, और r तो रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो पहले से ही हम ये पता लगा लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कितना होगा मैथमेटिकली कैलकुलेट करके, ताकि जब उसको आपको ठंडा करना है, नाइट्रोजन को, हीलियम को या और किसी गैस को ठंडा करना है, तो हमें कितना वहां पर टेम्परेचर आउटपुट में मिलेगा, या क्या वो रेंज है जिससे ऊपर वो ठंडा होगा। तो इंडस्ट्रियल यूज में, साइंटिफिकली यूज में गैसों को ठंडा करने के लिए या लोअर टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये रहा आपका टॉपिक, अच्छा खासा चैलेंजिंग टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट या जूल कैल्विन इफेक्ट, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन के एप्लीकेशन का एक पार्ट है। आपके सिलेबस में भी एज इट इज लिखा हुआ है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करें, बार बार पढ़ें, लिखें। स्टेप्स को भी रफ कॉपी में आप बार बार लिखेंगे तब जाके याद रहने वाला है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। तो कंसेप्ट यहाँ से अगर आप बनाते चले आ रहे हैं यूनिट 1 से अच्छे से पढ़ते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंथैल्पी का कंसेप्ट कैसे कांस्टेंट आया है वो भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो स्टार्ट वहीं से होता है, चूंकि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाहर से ऊष्मा ली दी नहीं जाती है, इसलिए एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, और एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम मैथमेटिकली इसको डिराइव करते हैं। और फिर से ये यथातथ अवकलन का यूज हुआ है, यहाँ पर कई बार यूज किए हैं, और जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन को यूज करके इक्वेशन नंबर मेन हमारा 3 इक्वेशन प्राप्त करते हैं, और इसको टर्म्स में म्यू से डिनोट करते हैं, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट को डेल टी अपॉन डेल पी एच के फॉर्म में, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछता है। इस फॉर्म में डिफाइन किए, और एनालिसिस करने के लिए अल्फा टी का भी कॉन्सेप्ट यूज किए हैं यहाँ पर। तो अगर सिर्फ और सिर्फ जूल थॉम्सन इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो केवल इन 3 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करके आप आएंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्पेसिफिक अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है कि वंडरवॉल गैस के लिए या फिर आइडियल गैस के लिए निकालिए, तो फिर ये आगे भी आपको ए और बी का जो है उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये अच्छा एक टॉपिक था हमारे यूनिट नंबर 2 का। अब आपके यूनिट नंबर 2 में एक लास्ट टॉपिक बच गया है, जिसका टाइटल है एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन या एडियाबेटिक कूलिंग जिसको कहते हैं, मे बी सिलेबस में यही लिखा है। तो कैसे हम लोअर से लोअर टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में एक टॉपिक बस है, फिर ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यदि गैस को एक ऐसे प्रोसेस से गुजारते हैं जिसमें उसकी बाहर से ऊष्मा का लेन देन नहीं होता है, तो गैस अपने आप को ठंडा करने के लिए या गर्म करने के लिए पूरा पूरा उपयोग अपनी आंतरिक ऊर्जा का करता है। तो यदि मैक्सिमम केसेस में गैस ठंडा होने के लिए अगर अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी घटेगी और गैस का टेम्परेचर डाउन होगा। तो एक हद के बाद हम लोअर टेम्परेचर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू हम बहुत नीचे ठंडी चीजें, ठंडी मतलब टेम्परेचर 4 - 4 केल्विन तक भी प्राप्त करते हैं। उसके बारे में हम मैग्नेटिज्म का यूज करके आगे जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल हमसे शेयर करें। मिलते हैं हम लोग हमारे नए क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग। ओके, थैंक यू।